गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी में। और आज के हमारे 6 सेशंस जो नॉर्थ साइड 6.3 है पे अपन चर्चा करने वाले हैं। और जैसे कि हम डेली का जो हमारा सेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपसे पहले पूछे गए हैं आउटसाइड्स में जितना, तो उसी सेशंस को कैरी करते हुए नेक्स्ट के सेशंस में अपन आज कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आने वाले हैं के डिस्कस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सेशंस के एंड में जो क्वेश्चन हमारे थ्रू रखा जा रहा है, या तो आप लोग वो क्वेश्चंस जो है वो देख नहीं रहे हैं या पूरा वीडियो आप वॉच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कमेंट्स बहुत कम या फिर है ही क्वेश्चन। तो अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दीजिए, ताकि क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे तब जाके आपको कुछ समझ में आने एज ए क्यूरियोसिटी देना चाहिए आंसर। ठीक है। और इसी सेशंस के अकॉर्डिंग जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बोला है कि आप डेली क्विज के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। ठीक है, तो आज का क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। कल की जो हमारी पिछली क्लास थी उसी क्वेश्चंस को अपन आज फ्रंट में रखेंगे और उसे सोल्व करते हुए आगे के क्लास के सेशन को कैरी करेंगे। तो ये रहा आपका वो क्वेश्चन। सो क्वेश्चन आपका ये था, ये 56 ईयर्स ओल्ड क्लाइंट था जो साइकेट्रिक यूनिट में विथ होपलेस एंड वर्थलेस एडमिट हुआ है। टोटल डेस्पायर है। ठीक है। और इमोशंस उसके फ्लैट हैं, वेरी सैड अपीरियंस दिखाई दे रहा है, अनेबल है प्लेजर फील करने के लिए फॉर एनीथिंग। और हर हस्बैंड हैज बीन असिस्टिंग एट होम विथ हर हाउस वर्क कुकिंग, हाउएवर शी हैज नॉट बीन ईटिंग मच, वो ज़्यादा खा भी नहीं रही है। लाइज अराउंड या सिट इन चेयर मोस्ट ऑफ कुकिंग मोस्ट ऑफ द डे, लगभग सीट्स चेयर पे ही मोस्ट ऑफ टाइम वो बैठी रहती है। कंफ्यूज है, फैमिली को नहीं चाहती है कि उसके आसपास रहे कोई भी। तो इस तरह की क्लाइंट को देखने के बाद एज ए नर्स आपका क्या कंसिस्टेंट रहेगा, या क्या आप डिस्क्राइब करोगे कि किस टाइप की जो इसको प्रॉब्लम है वो है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको कह रहा है ट्रांजिएंट डिप्रेशन। ठीक है, तो ट्रांजिएंट डिप्रेशन में आपको याद रखना है, इसमें आपको सैडनेस, ठीक है, या फिर आपको दिखेगा ब्लूज। क्या दिखेगा? ब्लूज। ओके। और ये भी आपको कब दिखेगा? एवरी डे विथ डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। ट्रांजिएंट डिप्रेशन का मतलब हो गया सैडनेस या फिर ब्लूज, जैसे आपको मतलब सिम्टम्स ये देखने को मिलेंगे या उसके इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये टेम्परेरी बेस पे होती है। और एवरीडे देखने को मिलेंगे विद डिसअपॉइंट, मतलब ज़्यादा मेजर डिसफंक्शनल ये नहीं होती। सवाल फिर देखिए सेकंड क्या है, माइल्ड डिप्रेशन। तो ये क्वेश्चन यहाँ से रिलेट कर रहा है, ये तो बहुत कुछ बता रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फिर ऑप्शन आप माइल्ड डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? माइल्ड डिप्रेशन का नाम पूछा गया है, नोदर नेम, और ये क्वेश्चन बनता भी है। इसको बोलते हैं परसिस्टेंट डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट डिप्रेशन। ओके, ये आपको याद रखना है। परसिस्टेंट डिप्रेशन किसको कहते हैं? माइल्ड डिप्रेशन। तो माइल्ड डिप्रेशन किसको कहते हैं हम? तो माइल्ड डिप्रेशन का मतलब ये हो गया, इसमें आपको याद रखना है मेन जो पॉइंट होता है वो कहाँ पे रहता है? मेन पॉइंट माइल्ड डिप्रेशन में किस पे रहता है? ग्रीफ पे रहता है। ठीक है। क्लाइंट का ग्रीफ रेस्पॉन्स किस तरह से आ रहा है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा डिनाइल। क्या देखने को मिलता है? डिनाई देखने को मिलता है। क्लाइंट जो है वो डिनाई करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ डिनाइल के साथ इसमें यहाँ पे आपको सैडनेस देखने को मिलती है। ठीक है, सैडनेस देखने को मिलती है, विड्रॉवल देखने को मिलता है, सैडनेस देखने को मिलती है, विड्रॉवल देखने को मिलता है। ठीक है। और इस कंटिन्यू लॉस ऑफ थॉट देखने को, कंटिन्यू भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर फ्रिक्वेंटली भी आपको जो थॉट है वो लॉस होते हुए दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या रहेगा आपको?
डिनाई याद रखना है। डिनाई जो है वो माइल्ड डिप्रेशन में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और विड्रोवल यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विड्रॉ करने लग जाती है वो। अब बात कर ले तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, होपलेस वर्थलेस वगैरह सब चीज़ें हैं, अलोन रहना चाहती है, प्लेजर फील नहीं कर रही है, कुछ भी फैमिली को भी पसंद नहीं कर रही है, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो गया है। बात कर लेते हैं मॉडरेट डिप्रेशन। मॉडरेट डिप्रेशंस में आपको याद रखना है, मॉडरेट डिप्रेशंस में इम्पोर्टेंट पार्ट क्या रहने वाला है। मॉडरेट डिप्रेशन में आपको देखने को मिलेंगे नेगेटिविज्म। क्या देखने को मिलेगा? नेगेटिविज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, नेगेटिविज्म देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लो सेल्फ स्टीम। लो सेल्फ स्टीम आपको देखने को मिलता है। इस पे पॉइंट पे याद रखिए, क्वेश्चंस पहले पूछा गया है कि नेगेटिविज्म जो फीचर्स है वो डिप्रेशन की कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, तो मॉडरेट में याद रखना है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिस्थाइमिया। ये भी एक प्रकार की डिप्रेशन का फीचर्स ही है, डिस्थाइमिया। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नेगेटिविज्म यहाँ पे आपको कुछ खास दिख नहीं रहा है ना, यहाँ पे लो सेल्फ स्टीम का ऐसा कुछ दिया गया है, और डिस्थाइमिया का भी यहाँ पे नहीं है। ये ऑप्शंस भी आपका मॉडरेट लेवल का भी ये नहीं है। आपको इतना सा याद रखना है कि यहाँ क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है, ट्राइड फीचर्स दिए हैं किसके, डिप्रेशन के। देखिए, होपलेस, वर्थलेस, और एक होती है हेल्पलेस। ठीक है, आपको याद रखना है ट्राइड फीचर्स ऑफ, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है, ट्राइड फीचर्स ऑफ डिप्रेशन, ट्राइड फीचर्स ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्राइड फीचर्स में हमें क्या देखने को मिलेंगे, यानी तीन फीचर्स जो है वो डिप्रेशन में आपको देखने को मिलेंगे मेजर में। तो आपको याद रखना है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, होपलेसनेस। ओके, सेकंड होगा फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, और फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, कोई ना ही उसकी सहायता करनी। तो ये तीनों फीचर्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट्स मीन हो गया कि क्लाइंट जो है उन मेजर डिप्रेशन में जा रहा है। ठीक है, या फिर सीवियर डिप्रेशन में जा रहा है, जो कि आपके यहाँ पहले ही लाइन में दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है पहली चीज़। सेकंड चीज़, आपको सीवियर डिप्रेशन में एक पॉइंट और याद रखना है, यहाँ पे आपको ओमेगा साइन भी देखने को मिलता है। कौन सा साइन देखने को मिलता है? ओमेगा साइन जो है वो देखने को मिलता है इस तरह से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और इसको हम क्या बोलते हैं? वेरा गुड फोल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है, वेरा गुड फोल्ड भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से डिप्रेशन वाला कैंडिडेट जो है, इस तरह से, तो ये जो ओमेगा फीचर्स है वो आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। दैट्स मीन इसको ओमेगा साइन बोलते हैं, और ये आपको सिर्फ सीवियर डिप्रेशन में जो क्लाइंट होते हैं उनमें देखने को मिलता है, वेरा गुड फोल्ड इसको बोला जाता है। तो क्वेश्चंस की स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग क्लाइंट आपका होपलेस है, वर्थलेस है, इसके साथ साथ ना ही वो कोई प्लेजर फील कर पा रहा है, ना उसे पसंद है, अकेला रहना पसंद है, परिवार के सदस्यों को भी वो अपने आसपास में भी नहीं रखने देता है, पूरे दिन भर वो बैठा रहता है। ठीक है, ना ज़्यादा खा रहा है, इसका मतलब है कि क्लाइंट आपका किस में जा रहा है, सीवियर डिप्रेशन में जा रहा है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका रहने वाला है फोटो। ट्रांजिएंट मैंने आपको बता दिया, इसमें क्लाइंट सिर्फ सैडनेस या ब्लूज जैसे दिखाई देंगे, टेम्परेरी होती है। माइल्ड में आपको जो है वो डिनाइल देखने को मिल जाएगी, ग्रिफ जो है वो मेन रहता है माइल्ड डिप्रेशन में, और ये परसिस्टेंट होती है, लगातार बनी रहती है। मॉडरेट में थोड़ा सा नेगेटिविज्म आपको साथ में देखने को मिलेगा, लो सेल्फ स्टीम देखने को मिलेगी। देन आपका बचता है सीवियर। तो सीवियर में आपके जितने भी माइंड में थॉट आते हैं, ठीक है, अगर आप भूल भी जाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो तीन फीचर्स तो आप याद ही रखना, होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस। ये अगर आपके दिमाग में रह गए, दैट्स मीन क्लाइंट किस में चला गया है, डिप्रेशन में चला गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चंस का आंसर आपका क्या रहने वाला है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 ईयर जो ओल्ड क्लाइंट है वो साइकेट्रिक इन पेशेंट्स हैज हैड रिकरिंग एपिसोड ऑफ डिप्रेशन और क्रॉनिक लो सेल्फ स्टीम। क्लाइंट 56 ईयर का है, आईपी इन पेशेंट वार्ड में है साइकेट्रिक यूनिट में, और क्लाइंट आपका किसका है, डिप्रेशन का है, प्लस में उसको क्रॉनिक लो सेल्फ स्टीम हो रहा है। शी फील्स दैट हर फैमिली डज नॉट वांट हर अराउंड। शी फील्स दैट हर फैमिली डज नॉट वांट हर अराउंड, experiencing a sense of helplessness as a negative view of herself। खुद की तरफ से उसका व्यू जो है वो नेगेटिव है, हेल्पलेसनेस वो फील कर रही है, और उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसकी फैमिली उसको नहीं चाहती है कि वो उसके आसपास रहे। टू असिस्ट द क्लाइंट इन फोकसिंग ऑन हर स्ट्रेंथ, आपको क्लाइंट की कंडीशंस को असेस करते हुए किस पे फोकस करना है, उसकी स्ट्रेंथ पे, क्लाइंट के स्ट्रेंथ पे, पॉजिटिव ट्रेड्स पे। तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी यूज बाय नर्स वुड बी टू, क्लाइंट कितना अभी पावरफुल है उसकी स्ट्रेंथ को लेके और उसके पॉजिटिव ट्रेड्स वो क्या आपको बता सकता है, ठीक है। उनको लेके आपको एक बनानी है स्ट्रेटेजी, या फिर आप कौन सा जो स्टेटमेंट है वो यूज करने वाले हैं क्लाइंट के और जानने के लिए, क्योंकि क्लाइंट का अभी यहाँ तक डिप्रेशन का एपिसोड रिकरिंग है, क्रोनिक लो सेल्फ स्टीम है, क्लाइंट को ये फील कर रहा है कि उसकी फैमिली नहीं चाहती है कि वो उसके आसपास रहे। दैट्स मीन और सैड सेंस ऑफ इसका किसके साथ है, फीलिंग किसकी आ रही है, हेल्पलेसनेस की आ रही है, नेगेटिव व्यू है इसका खुद के लिए, ठीक है, ऑफ आवर सेल्फ। तो टेल द क्लाइंट टू अटेंड ऑल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज ऑन द यूनिट, encourage or direct client to attend activities that offer simple method to attain success, increase the client self-esteem by asking that she make all decision regarding attendance in group activities, not allow any dependent behavior by the client because she must learn independence and will have ask of for any assistance from staff। देखिए ये क्या कह रहा है आपको, आपको क्लाइंट की स्ट्रेंथ और उसके पॉजिटिव ट्रेड्स के अकॉर्डिंग कोई ऐसा स्टेटमेंट रेडी करना है जिससे क्लाइंट को हेल्प हो। इस कंडीशन में क्लाइंट को पहले आप ये कहने वाले हैं कि आप क्लाइंट को कहेंगे और आप कहेंगे कि अटेंड कीजिए आप क्या, ऑल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज जो यूनिट में हो रही है। सेकंड आप कह रहे हैं कि एंकरेज करेंगे आप क्लाइंट को डायरेक्टली, जिससे वो एक्टिविटीज को क्या करे, अटेंड कर सके, और ऑफर करेंगे उसको सिंपल मेथड जिससे वो उनको अटेंड करके सक्सेस प्राप्त करे। कोई भी सिंपल काम उसको दे दिया जिससे वो करता रहे और उस काम को पूरा कर दे। हो सकता है कि वो काम पूरा करता रहेगा तो उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ सकती है, ठीक है। जो लो सेल्फ स्टीम पे पॉइंट आ रहा है इसलिए, ठीक है। इंक्रीज क्लाइंट सेल्फ स्टीम बाई आस्किंग दैट सी मेक ऑल डिसीजन रिगार्डिंग अटेंडेंस इन ग्रुप एक्टिविटी, किसी ग्रुप की एक्टिविटीज को लेके जो अटेंडेंस का जो वर्क है वो आप किसको दे दें, इस पेशेंट को दें कि भाई इस ग्रुप की तुम अपने अकॉर्डिंग ले लिया करो जिससे तुम्हारी सेल्फ स्टीम भी बढ़ जाएगी। ऐसा स्टेटमेंट जो है वो नर्स रखने वाली है। या फिर नोट अलाउ एनी डिपेंडेंट बिहेवियर, not allow any dependent behavior by the client because she must learn independence and will have to ask for any assistance from staff। आपको कोई भी डिपेंडेंट बिहेवियर जो है वो अलाउ नहीं करना है बाय द क्लाइंट बिकॉज शी मस्ट लर्न इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो चाहती है कि वो स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस वो लर्न करना चाहती है, इसलिए आप डिपेंडेंट बिहेवियर तो अलाउ मत करो। और विल हैव टू आस्क फॉर एनी असिस्टेंस फॉर फ्रॉम स्टाफ, और उसको आप पूछ लीजिए कि भाई आपको स्टाफ में से कोई असिस्टेंट या कोई सहायक की जरूरत है या नहीं, ठीक है। तो क्या ऑप्शंस इस क्लाइंट के लिए आपके लिए परफेक्ट जा रहा है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। सो देखिए, टेल द क्लाइंट टू अटेंड ऑल स्ट्रक्चर एक्टिविटी ऑन द यूनिट, पहला ऑप्शन आपका ये कह रहा है। क्लाइंट किस में है, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन, क्लाइंट किस चीज का है, आपका डिप्रेशन का है, ठीक है। क्लाइंट किस चीज का है, डिप्रेशन का, ओके। तो सबसे पहले अपन पहला ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। टेल द क्लाइंट टू अटेंड ऑल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज टू द यूनिट। आपको याद रखना है डिप्रेशन के जो क्लाइंट होते हैं, ठीक है, डिप्रेशन के जो क्लाइंट होते हैं ना, हमारा यहाँ पे टारगेट क्या रहता है
सबसे पहले इन क्लाइंट्स को हम जो सैडनेस है, जो नेगेटिविटी विजन है इनके मन में, जो डेस्पायर चीज़ है, ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ये चीज़ें हम तभी दूर कर सकते हैं जब इनको छोटी छोटी टास्क और ओपन डिस्कशन इनके साथ किया जाए। ठीक है, छोटे छोटे टास्क दिए जाएं जो इजीली कंप्लीट कर सके। ऐसे टास्क बिल्कुल नहीं देना है तो ये कंप्लीट नहीं कर सके। अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो वो जाएगा किसमें, फेलियर में। और फेलियर जाएगा तो इन कैंडिडेटों की डिप्रेशन को और ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा। इसीलिए डिप्रेशन में हमेशा जो एक्टिविटी करवाई जाती है वो ऐसी करवाई जाती है, आप हमेशा याद रखना, आपका कभी भी डिप्रेशन से इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। डिप्रेशन में हमेशा इजी टू हार्ड, ठीक है, इजी टू हार्ड यानी ग्रेजुअली इस क्लाइंट को धीरे धीरे टास्क दिए जाते हैं। पहले बहुत छोटे टास्क दिए जाते हैं जो इजीली ये करे, धीरे धीरे ये वो टास्क कंप्लीट करता हुआ चलेगा, इसके अंदर सक्सेस आएगी, वो क्लाइंट का काम पूरा होगा, इसको ऐसा लगेगा कि मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ, जिंदगी में बहुत कुछ है, सेल्फ स्टीम इसका खुद बढ़ने वाला है, बढ़ेगा, तो इसके अंदर पॉजिटिव क्या रहेगी, मतलब फीलिंग्स आने लगेगी, और उससे क्या है डिप्रेशन का रेशो जो है वो आप कम कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने इसको ऐसी एक्टिविटीज करवाई जो ट्रिगर करे इसके डिप्रेशन को और ज़्यादा, तो मतलब है कि क्लाइंट को आपने अच्छी एक्टिविटीज नहीं बताई है। ठीक है, यही बस क्वेश्चंस का आंसर है। अब आप निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शंस में आपको बता रहा था, पहला ऑप्शंस हमें देना है या नहीं देना है। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि आप ऑल स्ट्रक्चर्स जो एक्टिविटीज है यूनिट्स की वो आप क्या कीजिए, अटेंड कीजिए। तो जैसे इसमें क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी जो है वो क्लाइंट को दी जाएंगी। तो इसमें आपको याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया डिप्रेशन के जो क्लाइंट को है ना, अपन एक्टिविटीज जो देते हैं वो देते हैं अपन encourage to परफॉर्म ग्रेजुअल एक्टिविटी। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी, ग्रेजुअल एक्टिविटी। ग्रेजुअल एक्टिविटी का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको चलना किस तरह से, सबसे पहले उसको इजी टास्क देना है, देन उसको फिर उससे थोड़ा टफ टास्क देना है, फिर थोड़ा टफ, ग्रेजुअली आए धीरे धीरे करके। डिप्रेशन जो क्लाइंट्स होता है उनको हम ऐसी टास्क देते हैं जहाँ पे क्लाइंट का फेलियर जो रेट है वो मिनिमम हो, फेलियर जो रेट है वो कैसा हो, मिनिमम हो। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है, मिनिमम हो। सेकंड चीज़, प्रमोट क्या हो उनका, सेल्फ वर्थ, प्रमोट क्या हो, सेल्फ वर्थ, ये आपको याद है, प्रमोट क्या हो, सेल्फ वर्थ। अनकॉम्प्लिकेटेड टास्क देना है, अनकॉम्प्लिकेटेड क्या देना है, टास्क देना। ठीक है, अब अगर ये तीनों चीज़ें अगर माइंडसेट में रहेगी, स्ट्रेटेजी में रहने वाली है एज ए नर्स के, तो वो ऐसे टास्क देगी जिससे क्लाइंट जो है वो अपने आप को सेल्फ वर्थ फील करे, या फिर उसकी लाइफ, या फिर उसके ऐसे इंसाइट मतलब हो जिससे वो अपने आप को वो लेके वो थोड़ा सा क्या रहे, पॉजिटिव रहे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, क्लाइंट को स्ट्रक्चर एक्टिविटीज के बारे में अटेंड करने के लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ वो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे सेल्फ वर्थ जो है वो नहीं हो पाएगी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत रहेगा। इससे बेस्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिया हुआ है, एंकरेज द डायरेक्ट क्लाइंट टू अटेंड एक्टिविटी दैट ऑफर सिंपल मेथड टू अटेंड सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ बेटर ऑप्शन जा रहा है, डिप्रेशन क्लाइंट को हम ऐसी एक्टिविटीज देते हैं जो सिंपल रहें, और धीरे धीरे वो उनको जब कंप्लीट करेगा तो वो सक्सेस जो उसको मिलने वाली वो उसकी सेल्फ वर्थ को क्या करती है, इंप्रूव करती है, सेल्फ स्टीम को उसकी इंप्रूव करती है, और वो ही हमें चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे डिप्रेशन का क्लाइंट की स्टीम पावर जो है वो इंप्रूव होगी, वैसे वैसे क्लाइंट का डिप्रेशन जो रेट है वो डिक्लाइन होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके देखिए, थर्ड ऑप्शन भी आपका बैठेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसमें ग्रुप एक्टिविटीज के अटेंडेंस लेने के लिए उसको कह दिया गया है, जबकि आपको पता है कि डिप्रेशन का क्लाइंट जो है वो इतने बड़े ग्रुप का अपने टीम के बेस पे अटेंडेंस लेना उसके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क रहेगा, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये उसको फेलियर ज़्यादा शो करने वाला है क्लाइंट को, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। और डिपेंडेंट बिहेवियर आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि उसको इंडिपेंडेंटली हम क्या करने दें, बिहेवियर करने दें, इंडिपेंडेंटली हम उसको क्या करने दें, टास्क करने दें, लेकिन करने कैसी दे, सिंपल करने दें। ठीक है, और ग्रेजुअली फिर उसको आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं। डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा सवाल जो आते हैं ना वो आते हैं आपके मेडिसिन से। डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर इनकी ड्रग्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ड्रग्स पे कौन सी आती है, एंटी डिप्रेसेंट जो हम कहते हैं। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट क्लास की बात करूं
ठीक है। तो फर्स्ट क्लास हो गया आपका ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ओके, एंटी डिप्रेसेंट जिनको हम क्या बोलते हैं, TCA, ओके। TCA की मैं बात करूं तो TCA में आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या रहने वाला है। TCA में आपको याद रखना है इमिप्रामिल, इमिप्रामिल, ठीक है, और एमिट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन जो ज़्यादातर यूज की जाती है, एमिट्रिप्टिलिन, ओके, ये आपको याद रखना है। सेकंड चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपसे बेड वेटिंग की DOC पूछ लें, DOC फॉर बेड वेटिंग, तो भी आपका आंसर क्या रहने वाला है, इमिप्रामिल ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। TCA के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, तो आपको याद रखना है इसका मैनोमिक्स, हेड्स याद रखना है, क्या याद रखना है, हेड्स याद रखना है। H4 हाइपोटेंशन, क्या कोज करता है ये, हाइपोटेंशन जो है वो कोज करता है, कौन, TCA। A4 क्या हो गया, एंटी कोलोनर्जिक अफेक्ट कोज करने वाला है, क्या कोज करने वाला है, एंटी कोलोनर्जिक अफेक्ट कोज करने वाला है, ओके। लाइक डेट, जैसे एग्जांपल देखें एंटी कोलोनर्जिक इफेक्ट्स में क्या क्या आने वाले हैं, तो आपको याद रखना है ड्राई माउथ, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, एंड यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन, ओके। T4, तो T4 आपको याद रखना है टेकी कार्डिया, टेकी कार्डिया, एंड देन S4 हो गया इसका सर्डेशन, S4 क्या है, सर्डेशन, ठीक है। तो ये TCA के साइड इफेक्ट्स हैं जो देखने को मिलते हैं जिन क्लाइंट्स को अपन जो है वो परफॉर्म करता है या फिर देता है एंटी डिप्रेसेंट के रोल, ठीक है। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट ड्रग्स। सेकंड बात कर लेते हैं अपन सेलेक्टिव सीरोटोनिन, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, रीअपटेक इनहिबिटर्स, ओके, इनहिबिटर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, SSRIs, ओके, SSRIs। इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल्स ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं या फिर अब साइड इफेक्ट्स भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो बात करें तो सर्टालिन, हेट्रालिन हो गया, ठीक है, फ्लुक्सटीन है, फ्लुक्सटीन है, और सिटालोप्राम, और सिटालोप्राम, ओके। बात करें इनके साइड इफेक्ट्स की, साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो SSRI में आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो आपको याद रखना है डिजीनेस देखने को मिल सकता है आपको, क्लाइंट के अंदर डिजीनेस देखने को मिल सकता है, हेडेक देखने को मिल सकती है, लॉस ऑफ लिबिडो देखने को मिल सकता है, लॉस ऑफ लिबिडो देखने को मिल सकता है, और इसके साथ साथ क्लाइंट में आपको इंसोम्निया भी देखने को, ठीक है, और आई थिंक ट्रिमर, ट्रिमर भी ये कोज करता है, SSRI जो है वो ट्रिमर भी कोज करता है, क्वेश्चंस पे आया हुआ है, ये आपको याद रखना है। इस तरह से ये साइड इफेक्ट्स जो हैं वो आपको किस में देखने को मिलता है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स लाइक दैट सर्टालिन, फ्लुक्सटीन, सिटालोप्राम। थर्ड ऑप्शंस देखें तो थर्ड जो आपका ड्रग्स है वो आता है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ओके, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स, क्लियर। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की मैं बात करूं तो इसमें आपकी कौन कौन सी आती है ड्रग्स, आइसो कार्बोक्सिड, आइसो कार्बोक्साइड, फेनिलैलैक्टोन, ठीक है, आइसो कार्बोक्साइड और फेनिलैलैक्टोन, ओके। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि एमओआईज जो ड्रग्स होती है, ठीक है, इसके आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, क्या क्या साइड इफेक्ट्स जो है वो एमओआईज ड्रग्स किसी क्लाइंट को दी जा रही है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशन, तो क्या क्या इफेक्ट्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ओके। तो आपको याद रखना है क्या क्या देखने को मिले हैं,
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है हार्ट रेसिंग, हार्ट रेसिंग बहुत ही स्पीड से, ठीक है, हार्ट रेसिंग देखने को मिलती है, हेडेक देखने को मिलता है, ठीक है, और चेस्ट पेन देखने को मिलता है, ठीक है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नेक स्टिफनेस भी देखने को मिल सकती है। साइड इफेक्ट्स के रोल पे बता रहा हूँ मैं आपको, नेक स्टिफनेस भी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। नोजिया वॉमिटिंग में भी इसमें देखने को आपको मिल जाएगी, क्योंकि कॉमन साइड इफेक्ट्स वगैरह इसका ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। हार्ट रेसिंग हो गया, नेक स्टिफनेस वगैरह जो है, ये चीज़ें आपको याद रखनी। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब भी किसी क्लाइंट को आप MAOIS दे रहे हैं तो आपको एक डाइट जो है वो अवॉइड करनी, ठीक है, एक डाइट जो है वो अवॉइड करनी होती है। वो कौन सी डाइट होती है? टायरामिन रिच डाइट, ठीक, टायरामिन रिच डाइट। टायरामिन रिच डाइट की मैं बात करूँ, लाइक डेट जैसे बनाना, ठीक है, पपाया, ठीक है, एवोकेड्स, ठीक है, पीसोस, वाइन, बियर, एक्सेट्रा, ओके, कॉफी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो याद भी रखने हैं। इनमें जो है हाई अमाउंट में जो है टायरामिन होता है। और अगर MOIS क्लाइंट को अगर आप टायरामिन रिच डाइट देते हैं, इस क्लाइंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइपरटेंसिव क्राइसिस जो है वो इस क्लाइंट को हो सकता है, ठीक है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस इस क्लाइंट को हो सकता है, ये बात आपको याद रखें, ठीक है। क्लाइंट क्लियर? हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्लाइंट को हो सकता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गई तो आप क्या DOC यहाँ पे प्रेफर करने वाले हैं, या जो साइकेट्रिशियन है, साइकेट्रिस्ट है, ठीक है, साइकेट्रिक जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में DOC क्या यूज होने वाली है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ड्रग्स है फेंटोलामीन, फेंटोलामीन माइजिलेट, फेंटोलामीन माइजिलेट, याद रखना है। फेंटोलामीन माइजिलेट जो है वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जो MOIS में अगर आपने टायरामिन रिच डाइट उस क्लाइंट को दिया तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस उस क्लाइंट को फेस होगा, जिसको ट्रीट करने के लिए आप एज ए DOC फेंटोलामाइन माइजिलेट जो है वो यूज कर सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहता है, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहा है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। MOIS से रिलेटेड जो ड्रग्स थी उसके साइड इफेक्ट्स क्या आपको अवॉइड करना है, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। SSRI में क्या ड्रग्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और TCA का ये हेट्रोजोमैनेमिक्स है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ ECT जो है वो डिप्रेसिव क्लाइंट को 6 to 8 जो है सेशंस में दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हमारा क्या रहेगा? बी रहेगा। क्लाइंट को ग्रेजुअली सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाली एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, जिससे क्लाइंट का प्रमोट हो सके, जो स्टीम है वो सेल्फ स्टीम या सेल्फ वर्थ, देन उसके बाद फेलियर रेट जो है वो मिनिमम रहे, और क्लाइंट जो है वो अनकॉम्प्लिकेटेड टास्क इसको देने चाहिए जिससे ये इजीली उनको कर पाए, और सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा रहे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसको ऐसे टास्क नहीं देने जो ये कंप्लीट ही नहीं कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से साइकेट्री का है। 42 years old client inpatient psychiatric unit comments that he was brought to the hospital by his wife because he had taken too many pills and states। एक क्लाइंट है 42 ईयर्स का जो इनपेशेंट साइकेट्रिक यूनिट में कमेंट्स कर रहा है, क्या कर रहा है? ही वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल बाय हिज वाइफ, उसकी वाइफ के द्वारा वो हॉस्पिटल में ब्रॉट हुआ है, बिकॉज ही हैड टेक टू मैनी पिल्स एंड स्टेट्स, उसने बहुत सारी पिल्स खा ली हैं, और स्टेट्स कह रहा है आई जस्ट कुड नॉट टेक इट, और वो कह रहा है मैंने कुछ भी खाया नहीं है एनी मोर। द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स टू दिस डिस्क्लोजर विल बी या वुड बी, ठीक है। तो नर्स जो है वो इस स्टेटमेंट पे क्या जो है बेस्ट रेस्पॉन्स देने वाली है? अगर क्लाइंट ये कहे
मैंने कुछ भी नहीं खाया है, और जबकि कंप्लेंट ये है कि इसने बहुत सारी पिल्स जो है खा ली है, साइकेट्रिक यूनिट्स में पेशेंट है। यू शुड नॉट डू थिंग्स लाइक दैट, जस्ट टेल समवन फील बैड। आप ये मत सोचिए और आप जो बुरा फील कर रहे हैं वो आप बताइए, ठीक है। ऐसा नर्स कहने वाली है, टेल मी मोर अबाउट व्हाट यू कुड नॉट टेक एनी मोर। टेल मी मोर अबाउट व्हाट यू कुड नॉट टेक एनी मोर। आप मुझे बताइए कि आपने क्या नहीं ज़्यादा लिया है। आई एम श्योर यू प्रोबेबली डिड नॉट मीन टू किल योर सेल्फ। मैं श्योर हूँ कि आप प्रोबेबली नहीं चाहते हैं कि आप खुद को ही ख़त्म कर ले। या फिर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन द हॉस्पिटल, या फिर आप कितने समय से हॉस्पिटल में हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आई जस्ट कुड नॉट टेक एनी मोर जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है पेशेंट्स के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ बेस्ट रेस्पॉन्स ये रहने वाला है कि नर्स ये कहे कि आपको कितने समय हो गया हॉस्पिटल में। ये यहाँ पे बिल्कुल भी बेस्ट रेस्पॉन्स नहीं है, तो डी ऑप्शन तो आपका बिल्कुल पहले से ही क्लियर हट गया है। इस तरह से एलिमिनेट करना चाहिए जो क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेशंस क्या है यहाँ पे, स्टे स्टे जो टाइमिंग है हॉस्पिटलाइजेशन का, स्टे करने का कितने समय से यहाँ पे है उसका, और जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसका कोई भी रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब ऑप्शन आपके पास बचते हैं तीन। पहला ऑप्शन बचता है कि यू शुड नॉट डू थिंग्स लाइक दैट, जस्ट टेल मी समवन फील बैड, ठीक है। या फिर कि आप बताइए कि आपने ज़्यादा क्या नहीं लिया है, यू कुड नॉट टेक एनी मोर, और आई एम श्योर योर प्रोबेबली डिड नॉट मीन टू किल योर सेल्फ, ठीक है। इन तीनों में से आपका आंसर छुपा है, वो कौन सा आंसर है वो अपन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला है यू शुड नॉट डू थिंग्स लाइक दैट, जस्ट टेल मी फील बैड। पहले ऑप्शंस की बात करें, देखिए पहला ऑप्शंस क्या कह रहा था, ठीक है। पहला ऑप्शंस क्या है कि क्लाइंट के बारे में कह रहे हैं यू शुड नॉट डू थिंग्स लाइक दैट, जस्ट टेल समवन फील बैड। आप क्लाइंट को यहाँ पे नॉट, यू शुड नॉट थिंक, आप सोचिए ही मत, तो आप क्लाइंट के स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। क्लाइंट के स्टेटमेंट को आप क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, डिसअप्रूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिसअप्रूव कर रहे हैं। तो एज ए नर्स आपको किसी भी क्लाइंट का स्टेटमेंट जो वो क्लाइंट कह रहा है उसको ना तो अपोज करना है, ना ही आपको क्या करना है, डिसअप्रूव। ये ऑप्शन तो आपका यहीं पे गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट का स्टेटमेंट आप उसे क्या कर रहे हैं, डिसअप्रूव करेंगे। यू शुड नॉट डू थिंग्स लाइक दैट, आप ऐसा मत सोचिए, ठीक है। जबकि क्लाइंट किस चीज़ का है, साइकेट्रिक यूनिट में है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको किसी भी क्लाइंट का जो स्टेटमेंट है उसको आपको डिसअप्रूव या फिर अपोज नहीं करना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, टेल मी मोर अबाउट व्हाट यू कुड नॉट टेक एनी मोर। इसने बोला है आई जस्ट कुड नॉट टेक एनी मोर, तो नर्स क्या कह रही है कि मुझे बताइए आप कि आपने क्या ज़्यादा नहीं लिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्लाइंट को जो नर्स है वो क्या कर रही है, ओपन डिस्कशंस के लिए कह रही है। क्या कर रही है यहाँ पे, ओपन डिस्कस कर रही है। इससे क्या होगा, ओपन डिस्कशन से क्या होगा कि क्लाइंट जो है वो मोर वर्बलाइज कर सकता है। क्लाइंट जो है वो मोर वर्बलाइज जो है वो कर सकता है, किसके साथ, नर्स के साथ। और ज़्यादा जितना ये वर्बलाइज करेगा उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलने वाला है, नॉलेज मिलने वाली है जो सिचुएशंस को क्रिएट करती है, या सिचुएशंस को जिसने क्रिएट किया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए बेस्ट रेस्पॉन्स रहेगा कि आप उसको ओपन डिस्कशंस के लिए क्या करें, एंकरेज करें। ओपन डिस्कशंस के लिए आपको क्या करना है, क्लाइंट को एंकरेज करना है, जिससे आप सिचुएशंस के बारे में और क्लाइंट के बारे में और ज़्यादा क्या कर सके, नॉलेज प्राप्त कर सके, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या कर रहा है, आई एम श्योर यू प्रोबेबली डिड नॉट मीन टू किल योर सेल्फ। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, प्रोबेबली यू मीन डिड नॉट किल योर सेल्फ। तो यहाँ पे आप किस चीज़ को बता रहे हैं, आपको क्या पता है कि ये क्लाइंट जो है वो खुद को मारना चाहता था। इसने ऐसा कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट में है, कुछ नहीं है ना, ये डिप्रेसिव ऐसा कुछ स्टेटमेंट में है, नहीं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है वो दिया गया है लैक ऑफ नॉलेज। ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है लैक ऑफ नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। नॉलेज के अकॉर्डिंग जो अगर नॉलेज है ही नहीं तो उसके अकॉर्डिंग अगर स्टेटमेंट दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, क्लाइंट का जो इंप्रेशंस आ रहे हैं, जो क्लाइंट के जो फेसिंग सिचुएशंस के बारे में वो जो आपको कहना चाह रहा है वो चीज़ वो कह ही नहीं पाएगा, ओके। यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज से जो क्रिएशंस यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो मतलब जो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होना चाहिए वो यहाँ पे क्या नहीं है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज साफ साफ क्लियरिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि क्लाइंट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है।
ठीक है, जिससे आप ये कह सके कि आई एम श्योर यू प्रोबेबली डिड नॉट मीन किल योर सेल्फ। ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते, तो ये ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई रेशनल्स की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको सिर्फ अपने सोचने हैं, क्योंकि यहाँ क्लाइंट को आपको ये देखना था कि अगर ये क्लाइंट, ऐसा ही क्लाइंट आपके सामने है, एज ए साइकेट्रिक यूनिट में आप साइकेट्रिक नर्स होते, तो आप ऐसे पेशेंट्स के क्या कहते हैं इन चारों ऑप्शंस में? तो आप क्या ये कहते कि भाई क्लाइंट तुम इतना मत सोचो अपने बारे में, ठीक है, आप तो मुझे ये बताइए कि आप बुरा क्यों फील कर रहे हैं। तो आप किसी भी क्लाइंट को डिसअप्रूव कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको तो जानना है उस क्लाइंट के बारे में, तो आप जानेंगे तो तभी जान सकते हैं जब आप उससे ज़्यादा बातें करेंगे। तो आपको ओपन डिस्कशन करना है ताकि आप मोर नॉलेज प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि हमें सिचुएशंस को पता करना है, तो ऑलरेडी पेशेंट साइकेट्रिक में है, तो इसलिए या ऐसे क्वेश्चंस में आपको ओपन डिस्कशंस की रिक्वायरमेंट रहे या फिर ब्रॉड डिस्कशंस की रिक्वायरमेंट रहे। ओके, राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या रहने वाला है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मदर ऑफ ए चाइल्ड टेकिंग फिनिटोइन विल नीड टू प्लान अप्रोप्रिएट माउथ केयर एंड जिंजिवाइवल स्टिमुलेशन। ओके, एक मदर है जिसका बच्चा जो है फिनिटोइन ले रहा है, विल नीड टू प्लान अप्रोप्रिएट माउथ केयर, और आपको प्लान केयर करना है उसके अप्रोप्रिएट माउथ केयर के लिए और जिंजिवाइवल स्टिमुलेशन के लिए। ठीक है, व्हेन टूथ ब्रशिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, जाहिर सी बात है, द नेक्स्ट मोस्ट इफेक्टिव क्लींसिंग एंड जिंजिवाइवल स्टिमुलेशन टेक्निक वुड बी। आपको ये बताना है कि टूथ ब्रश आप वो कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि फिनेटोइन क्या करता है, गम हाइपरप्लेशिया जो है वो करता है, गम हाइपरप्लेशिया, जिसकी वजह से गम ब्लीडिंग होने के चांसेस रहेंगे, और इसमें हम टूथ ब्रशिंग जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। अब इस क्लाइंट को माउथ केयर भी करनी है और जिंजिवाइवल स्टिमुलेशन भी करना है, ताकि मोर ब्लड सप्लाई हो और जो वहाँ पे प्रॉब्लम हुई है वो क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों पैरामीटर से कौन सा ऐसा टेक्निक्स है जो दोनों चीज़ों को फुलफिल करता है, मोस्ट इफेक्टिव क्लिनसिंग को भी इफेक्ट करता है और जिंजिवाइवल स्टिमुलेशन से भी वो रिलेट करता है। तो यूजिंग ए वाटर पिक विथ वाटर रिंसिंग और रिंसिंग विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड या रिंसिंग विद बेकिंग सोडा, क्या आंसर्स रहने वाला है इस क्वेश्चन का, आपको ये बताना है। दोनों उससे रिलेट करने चाहिए, माउथ केयर या माउथ क्लीनिंग भी और जिंजिवाइवल स्टिमुलेशन भी। ओके, तो क्या आंसर रहेगा? तो सबसे पहले देखते हैं अपन फिनेटोइन के बारे में। ठीक है, फिनेटोइन किस प्रकार की ड्रग है? एंटी कलवल। ठीक है, जो किसके लिए यूज होती है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स। किसके लिए? सीजर्स के लिए। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे देखें तो फिनेटोइन के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे पूछी जा सकती है इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, साइड इफेक्ट्स में आपको याद रखना है इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। एटेक्सिया हो सकता है, एस्टिग्मस हो सकता है, और ये फ्लड स्पीच भी कोज करती है। क्या कोज करती है? फ्लड स्पीच। ओके, बात करें इसके सीरम लेवल की तो 10 to 20 माइक्रोग्राम पर ml जो है वो इसका सीरम लेवल होता है। ठीक है, नॉर्मल सीरम लेवल कितना होता है इसका? 10 to 20 माइक्रोग्राम होता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करती है? गम हाइपरप्लेशिया कोज करती है, गम हाइपरप्लेशिया जो है कोज करती है। इसीलिए यहाँ पे चांसेस किसके हो सकते हैं? गम ब्लीडिंग के होते हैं, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेट रखा जाता है टूथ ब्रश या ब्रशिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके इस पॉइंट पे देखें तो सबसे लास्ट में दिया हुआ है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या है? क्लीनिंग के लिए तो काम देगा, इसके लिए क्लीनिंग के लिए तो परफेक्ट है, बट जिंजिवाइवल जो स्टिमुलेशन है ना, ये नहीं करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ गलत हो गया, क्योंकि हमें दोनों चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करूँ तो पेरोक्साइड जो है, अब ये क्या है, किसके लिए बात हो रही है? बच्चे के लिए बात हो रही है। तो पेरोक्साइड जो है वो मतलब चाइल्ड एज के लिए जो पेरोक्साइड जो है, ठीक है ना, तो रिंसिंग विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो चाइल्ड एज के लिए जो है नॉट प्लेजेंट होता है। ओके, इसलिए सेकंड चीज आपको याद रखना है, एक तो ये हो गया कि नॉट प्लेजेंट होता है चाइल्ड एज के लिए। सेकंड चीज आपको याद रखना है कि जिंजिवाइवल स्टिमुलेशन जो है वो ये कोज नहीं करता है, यानी ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ाता। जिंजिवाइवल स्टिमुलेशन जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी नहीं क्रिएट करता, इसलिए ये भी हम यूज नहीं करेंगे। प्लेन वाटर जो है ये तो बिल्कुल ही नहीं करने वाला है। ठीक है, अब बच गया आपका वाटर पिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोसिंग।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोसिंग। तो ए जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ये जिंजिवाइवल स्टिमुलेशन भी क्रिएट करता है और क्लेंसिंग भी करता है माउथ की। तो राइट ऑप्शन आपके पास में क्या है, वाटर पिक, जिसको हम फ्लोसिंग पिक भी बोलते हैं। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। और फिनेटोइन के केस में ओरल केयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ताकि गम हाइपरप्लेसिया जैसी सिचुएशन जो है फिनेटोइन ना क्रिएट करे। माउथ केयर के लिए यहाँ पे हम वाटर पिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको फ्लॉसर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ओरल क्लीनिंग का भी काम करता है और जो गम्स होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है, ताकि वो रीबिल्ड कर सके गम्स को। ओके, उसको हम कहते हैं जिंजिवाइवल स्टिमुलेशन। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऑन असेसमेंट द नर्स लर्न, ऑन असेसमेंट द नर्स जो है वो लर्न कर रही है क्रोनिक पैरानोइड सिजोफ्रेनिक हैज बीन टेकिंग ब्लू पिल्स। थोड़े ये क्वेश्चन ही लॉन्ग था, क्वेश्चन को नहीं लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29-year-old client admit for hysterectomy. She has repeatedly told the nurse that she is worried about having this surgery. एक क्लाइंट है 29 ईयर्स का जिसको हिस्टेरेक्टोमी होने वाली है, ठीक है, यानी रिमूवल ऑफ यूट्रस, और वो बार बार नर्स को जो है वो वरीड होके कह रही है कि वो सर्जरी को लेके क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा ही उसको घबराहट हो रही है। शॉर्टली इनटू द प्री ऑपरेटिव टीचिंग, ऑपरेटिव से पहले, ऑपरेशन से पहले जब वो प्री ऑपरेटिव शॉर्टली देखें तो सी कंप्लेंट्स ऑफ टाइटनेस इन हर चेस्ट। क्या कह रही है वो लेडी कि उसकी चेस्ट जो है वो टाइट हो रही है, फीलिंग ऑफ सफोकेशन हो रहा है उसको, लाइट हेडेड हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशंस इन हैंड शो हो रहे हैं, और हर रेस्पिरेशन आर रैपिड एंड डीप। उसके रेस्पिरेशन कैसी हो रही है, रैपिड हो रही है, डीप हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, चेस्ट टाइटनेस हो रही है, सफोकेशन हो रहा है। ये सब असेसमेंट अगर नर्स देख रही है तो क्लाइंट किस फेज में है, ये आपको पूछा गया है। तो हैविंग हार्ट रेट, हार्ट अटैक में है, वांटिंग अटेंशन फ्रॉम द नर्स, क्या वो नर्स के अटेंशन पाना चाहती है, सफरिंग फ्रॉम कंप्लीट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, क्या अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर हाइपर वेंटिलेटिंग, या फिर हाइपर वेंटिलेटिंग, इस वजह से आपको ये जो सिम्टम्स है ये दिखाई दे रहे हैं। ये आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है। सो देखिए क्या होगा इसमें, हार्ट अटैक के केस की बात करें तो हार्ट अटैक में आप सभी को पता है स्क्वीजिंग चेस्ट पेन होता है। कैसा पेन होता है, स्क्वीजिंग चेस्ट पेन होता है, स्क्वीजिंग चेस्ट पेन होता है, जो रेडिएट करता है किसकी तरफ, चेस्ट पेन रेडिएट जो नेक, हाँ ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें स्क्वीजिंग चेस्ट पेन होता है, जबकि क्लाइंट ने यहाँ पे क्या है, टाइट हर चेस्ट बोला है, ठीक है। सेकंड चीज आपको याद रखनी है, एमआई के केस में स्क्वीजिंग चेस्ट पेन आपको देखने को मिलेगा जो रेडिएट होता है किस तरफ, दो नॉक या फिर आर्म्स की तरफ, ठीक है। तो ये ऐसा पॉइंट यहाँ पे एमआई को केस को सॉल्व नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। वांटिंग अटेंशन, तो ये क्लाइंट जो है वो किस चीज से है, फियर, इसको क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, किस चीज की एंजाइटी हो रही है, फॉर सर्जरी, फॉर सर्जरी। तो जिस क्लाइंट को एंजाइटी होती है ना, वो कैंडिडेट किस में जाता है, हाइपर वेंटिलेशन में जाता है, किस में जाते हैं, हाइपर वेंटिलेशन में चला जाता है। और हाइपर वेंटिलेशन कैंडिडेट कभी भी अटेंशन शेकिंग में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन देखिए, कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, तो कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे लंग साउंड जो है वो एब्सेंट देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है, लंग साउंड एब्सेंट देखने को मिलेंगे। क्लाइंट जो है वो डू नॉट स्पीक, डू नॉट स्पीक, और जबकि यहाँ पे क्लाइंट आपका स्पीक कर रहा है, ठीक है, डू नॉट स्पीक हो गया। एयर फ्लो जो है वो नहीं होगा एक्सचेंज, एयर फ्लो जो है वो पूरी तरीके से कैसा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, एयरवे अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है, ये ऑप्शंस भी यहाँ पे गलत हो गया। अब बच गया आपका हाइपर वेंटिलेटिंग, तो ये आपका ऑप्शन सही है। क्लाइंट सर्जरी से पहले अगर एंजाइटी उसको होती है, क्लाइंट जाता है कि इसमें हाइपर वेंटिलेशन में, और फिर उसको ये सिम्टम्स जो है वो हाइपर वेंटिलेशन के शो होंगे, जैसे चेस्ट टाइटनेस होना, सफोकेशन वगैरह होना, टिंगलिंग सेंसेशन, लाइट हेडेड, ये चीज़ें जो हैं वो उसको फेस होने वाली है। सॉरी,
ठीक है, ये चीज़ें जो हैं हाइपर वेंटिलेशन में उसको शो होने वाली है। सो फाइनली इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है? डी रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है a client develop intestinal post operatively a nasogastric tube is attached to low intermittent suction। ठीक है, एनजी ट्यूब उसको डाली गई है, लो इंटरमिटेंट सक्शंस पे है, विथ ऑर्डर टू इरिगेट एनजी ट्यूब विथ स्टेराइल सलाइन Q1H एंड PRN। ठीक है, आपको इरिगेट करना है एनजी ट्यूब को, इस तरह से ऑर्डर दिया गया है विथ सलाइन के साथ Q1H एच PRN एंड PRN जब रिक्वायरमेंट। ठीक है, the rationale for nurse using sterile saline as opposed to using sterile water to irrigate the NG2। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। भाई आपको पूछा गया है कि आपको रेशनल बताना है कि स्टेराइल सलाइन के अपोज में अगर यूज किया जाए स्टेराइल वाटर फॉर द इरिगेट ऑफ द NG2 तो उसका क्या रेशनल जो है वो यहाँ पे परफेक्ट बैठने वाला है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वाटर विल डिप्लेट इलेक्ट्रोलाइट्स रिजल्टिंग इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वाटर जो होता है वो डिप्लेट करता है यानी तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, डिक्रीज करता है किसको? इलेक्ट्रोलाइट्स को, जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट जो है वो स्टाइल वाटर से रिलेटेड है? देखते हैं आगे। सलाइन विल रिड्यूस रिस्क ऑफ सीवियर कोलिक एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग एनजी इरिगेशन। सलाइन जो है, नॉर्मल सलाइन की बात हो रही है, तो रिस्क वो सीवियर और कॉलिक एब्डोमिनल पेन की कम करती है ड्यूरिंग एनजी इरिगेशन। थर्ड ऑप्शन है वाटर इज आइसोटोनिक। वाटर इज नॉट आइसोटोनिक एंड विल इंक्रीज रेस्टलेस इंसोमनिया इन द इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। वाटर जो है वो आइसोटोनिक नहीं है, इसलिए वो रेस्टलेस और इंसोमनिया जो है इमीडिएटली सर्जरी के बाद में जो है शो करता है। एंड लास्ट ऑप्शन आपको दिया है सलाइन विल इंक्रीज पेरिस्टालसिस इन द बाउल। ठीक है, तो आपको पता है एनजी ट्यूब जो है वो अपन कहाँ रखते हैं? स्टोमक में। क्यों रखते हैं? डिकम्प्रेस ऑफ, इसलिए रखते हैं डिकम्प्रेस ऑफ बाउल। ओके, तो आपको याद रखना है एनजी ट्यूब में जब अपन एनएस यूज करता है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन, फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन, तो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज नहीं करती है। ओके, ये बात आपको याद रखना है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज जो है वो नॉर्मल सलाइन नहीं करती है जब आप इरिगेशन करते हैं। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे हो गया रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, वाटर इज नॉट आइसोटोनिक, बिल्कुल सही है, वाटर जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, विल इंक्रीज रेस्टलेस इंसोमनिया इन द इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ठीक है, लेकिन रेस्टलेसनेस और इंसोमनिया जो ये सिम्टम्स आपको दिखाई गए हैं यहाँ पे इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ठीक है, तो ये किस चीज के हैं? तो रेस्टलेसनेस और इंसोमनिया जो सिम्टम्स होते हैं ये किस चीज के लिए होते हैं? ये होते हैं इमोशनली। क्लाइंट को क्या हुई है? सर्जरी हुई है। ठीक है, और सर्जरी होने के बाद क्लाइंट को इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिलता है, इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है। ठीक है, क्लाइंट के अंदर, तो इमोशनली कॉम्प्लिकेशंस के ये दोनों जो है वो साइन है, रेस्टलेसनेस और इंसोमनिया जो है वो आफ्टर सर्जरी जो है क्लाइंट में देखने को मिलता है, और वाटर जो इन नॉट आइसोटोनिक। ठीक है, तो ये जो दोनों रीजंस हैं ये किससे रिलेटेड हैं? इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस हैं, ना कि वाटर्स हैं। तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे क्या हो गए? गलत हो गया है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, सलाइन विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ सीवियर कोलिक एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग एनजी इरिगेशन। ठीक है, तो सलाइन विल रिड्यूस रिस्क ऑफ सीवियर कोलिक एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग एनजी इरिगेशन। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको याद रखना है कि सलाइन विल रिड्यूस रिस्क ऑफ सीवियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो ये ऑप्शंस में दिया हुआ है, सीवियर कोल्की एब्डोमिनल पेन। ठीक है, सीवियर कोल्की एब्डोमिनल पेन। ठीक है, तो सीवियर कोल्की एब्डोमिनल पेन जो है वो किसके सिम्टम्स है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के हैं।
पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, जो NS होती है वो अगर आप NG ट्यूब से उसका इरिगेशन कर रहे हैं और आप यूज़ क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन में, NS यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या करती है, एब्डोमिनल जो डिस्कम्फर्ट है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो है उसको ये कोज नहीं करती है, ठीक है, कोज नहीं करती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नहीं करती है, मैंने क्रॉस मारा है यहाँ पे, ध्यान रखना है, ठीक है, नॉट कॉज। तो NS जो NG ट्यूब से आप अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो हो रहा है वो NS जो है वो नहीं कॉज करती है, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि सीवियर कोल की एब्डोमिनल पेन जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ये किसका साइन है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ गलत हो गया। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर NS की बजाय अगर आप स्ट्राइल वाटर यूज कर रहे हैं फॉर द NG इरिगेशन के लिए तो क्यों कर रहे हैं, तो उसका सीधा सा आंसर ये है कि जो वाटर है ये किस प्रकार का सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करता है, डिप्लेट करता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग NG इरिगेशन, ड्यूरिंग NG इरिगेशन, ये आपको याद रखना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो राइट ऑप्शन आपका कौन सा होने वाला है, ये होने वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स नो द चिल्ड्रन आर मोर ससेप्टेबल टू रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ओनिंग टू फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। नर्स जानती है कि बच्चे जो हैं वो मोर ससेप्टेबल होते हैं फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए, ओनिंग टू फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। द चाइल्ड दीज चाइल्डहुड डिफरेंस व्हेन कंपेयर टू एन एडल्ट इंक्लूड। अब यही चाइल्डहुड डिफरेंस अगर आप कंपेयर करें एडल्टहुड से या एडल्ट से तो कैसे कंपेयर, आप कौन सा कंपेयरमेंट जो है वो परफेक्ट जाता है, ठीक है। तो पहला देखिए फीवर, फीवर है ये, सॉरी फीवर है, ओके, फीवर नहीं है, फीवर है, डब्ल्यू है, फीवर एल्वोलाई और स्लोअर रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। इसके बाद में है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर, लार्जर नंबर ऑफ एल्वोलाई, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, राउंड शेप ऑफ चेस्ट, स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ एयर। आपको मुझे ये बताना है कि चाइल्डहुड डिफरेंसेस को आपको कंपेयर करना है किसके साथ, एडल्ट क्लाइंट के साथ, ठीक है। और ये कह रहा है क्लाइंट, ये स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है कि चाइल्ड जो है वो मोर ससेप्टेबल होता है फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए। तो आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए इसमें दो पॉइंट रखे हुए हैं, एक तरफ ये रखा हुआ है एक तरफ ये, तो आपको ये पैरेलल सिमिलर अगर जहाँ पे मैच हो रहे हैं वो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट होने वाला है, जो रिलेट करेगा किसके साथ, चाइल्डहुड डिफरेंस के साथ जो है वो रिलेट करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पहले ऑप्शंस की, फ्यूअर एल्वुलाई और स्लोवर रेस्पिरेटरी रेट, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, देखिए फ्यूअर इस एल्वुलाई, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है फ्यूअर एल्वुलाई, तो आप सभी को पता है कि बच्चे जो होते हैं उनमें एल्वुलाई की जो अमाउंट है वो फ्यूअर एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्लोरी रेस्पिरेटरी रेट ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्यों, क्योंकि बच्चों में जो फास्ट रेस्पिरेटरी रेट जो है वो देखना को मिलेगा, फास्ट रेस्पिरेशन रेट जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि आपको कंपैरिजन ऐसा बताना है जो चाइल्ड जो डिफरेंस है किसके साथ, एडल्ट के साथ, वो मैच करता हो, यानी दोनों जो पॉइंट्स हैं वो बच्चे में देखने को मिलने चाहिए। तो बच्चे में फ्यूअर एल्वुलाई दिखती है लेकिन स्लोरी रेस्पिरेटरी रेट नहीं दिखती है, फास्टर रेस्पिरेटरी रेट दिखती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर, तो डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग जो आपको देखने को मिलेगी वो किस में देखने को मिलती है, चाइल्ड्स में देखने को मिलती है, लेकिन लार्जर वॉल्यूम ऑफ एयर इसका मतलब हो गया कि जो एक्सचेंज हो रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर का लार्ज में, ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है, आपको एडल्ट्स में देखने को मिलता है। एडल्ट्स जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, ना कि बच्चे, ठीक है। बच्चों में डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अभी ये भी ऑप्शन पे मैच नहीं कर रहा है। लार्जर वॉल्यूम ऑफ एल्वोलाई, ये बिल्कुल सही बात है कि ये किस में आपको देखने को मिलती है, एडल्ट्स में देखने को मिलती है, लेकिन डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग आपको किस में देखने को मिलेगी, चाइल्ड में, तो ये भी आपका मैच यहाँ पे नहीं कर। अब बात कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन की, राउंडेड शेप ऑफ चेस्ट, तो ये बिल्कुल सही है। चाइल्ड की जो चेस्ट शेप होती है वो कैसी होती है,
राउंडेड होती है, और एडल्ट की कैसी होती है, ओवल शेप होती है। एडल्ट की चेस्ट शेप कैसी होती है, ओवल शेप होती है। ओके, ये ऑप्शन तो यहाँ पे परफेक्ट है। और स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी बच्चे के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज होना है, बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज होना है वो कितने अमाउंट में होता है, स्मॉलर अमाउंट में होता है, जबकि एडल्ट में किस अमाउंट में होता है, लार्जर अमाउंट में। तो दोनों ऑप्शंस जो हैं वो आपके यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो डी ऑप्शंस जो है वो आपका डिफरेंसेस को क्लियर कर रहा है। इसका मतलब है कि डी ऑप्शंस यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको निकालने के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएं तो आप सिंपली इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सिंपल निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ओके, चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज कलेक्टिंग न्यूट्रिशनल हिस्ट्री ऑन ए 28-year-old फीमेल क्लाइंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड लर्न्स दैट क्लाइंट लाइक्स टू ईट व्हाइट चाक। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। 28 साल की ओल्ड फीमेल है जिसकी न्यूट्रिशनल हिस्ट्री आप कलेक्ट कर चुके हैं, जिससे आपको पता है कि इस क्लाइंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, और क्लाइंट जो है वो पसंद करता है किसको, व्हाइट चॉक को खाना। ठीक है, व्हाइट चॉक को खाना वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। व्हेन इम्प्लीमेंटिंग टीचिंग प्लान, जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं टीचिंग प्लान, तो नर्स शुड एक्सप्लेन दैट दिस प्रैक्टिस, जो ये लेडी चॉक खा रही है, इस एक्टिविटी को लेके या इस प्रैक्टिस को लेके नर्स जो है वो क्या एक्सप्लेन करने वाली है, जब आप टीचिंग प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किस लेडी के लिए जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि चॉक जो है वो विल बाइंड करते हैं कैल्शियम को एंड देयर फॉर इंटरफेयर विथ इट्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये ऑप्शन है कि ये जो है वो कैल्शियम को बाइंड करता है और देयर फॉर इससे क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म जो है वो इंटरफेयर होगा। सेकेंड ऑप्शन है कोज मोर प्री मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग। ये सब चीज़ें क्या कोज करने वाली हैं, प्री मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग कोज करने वाली है। या फिर इंटरफेयर करती हैं ये आयरन एब्जॉर्प्शन में, बिकॉज द आयरन प्रेसिपिटेट एज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। आयरन के एब्जॉर्प्शन में जो व्हाइट चॉक है वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है कोज कंपटीशन एट आयरन रिसेप्टर साइट्स बिटवीन आयरन एंड विटामिन बी वन। आयरन और विटामिन बी वन के बीच में कंपटीशन जो है कोज करता है कहाँ पे, आयरन रिसेप्टर में। कौन, व्हाइट चॉक एनीमिया के दौरान। तो क्या ये स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो परफेक्ट जा रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या आंसर होगा इसका, तो देखिए ये क्या कह रहा है, कैल्शियम के साथ बाइंड कर रहा है और देयरफॉर इंटरफेयर विथ इट्स मेटाबॉलिज्म। व्हाइट चॉक की बात करें तो व्हाइट चॉक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो इसमें यूज होने वाला कंटेंट है। अब ये कैल्शियम के साथ, ये जो पॉइंट है ये कैल्शियम के साथ बाइंड करे और फिर उसी मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करे, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर बात करें विल कोज मोर प्री मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग। ठीक है, तो प्री मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग या फिर प्री मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट जो फेज होती है फीमेल के लिए, वो होती है पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से। किस वजह से होती है, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से होती है, ये आपको याद रखना है। पुअर न्यूट्रिशनल अगर उसका स्टेटस रहा है लेडी का, तो उसको प्री मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग जो है वो फेस होने वाला है, ना कि उसका रीजन ये है। ठीक है, और अगर आप ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है टीचिंग प्लान, तो हमारे पास में ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिससे वो लेडी जो है वो जो ये व्हाइट चॉक खा रही है ये खाना वो छोड़ दे। फिर देखिए क्या है, इंटरफेयर विद आयरन एब्जॉर्प्शन बिकॉज द आयरन प्रेसिपिटेट एज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो बिल्कुल सही बात है कि व्हाइट चॉक अगर आप ये क्लाइंट जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की क्लाइंट अगर व्हाइट चॉक अगर वो ईट करेगी, ठीक है, तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है, आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये जो है ये इसकी मैकेनिज्म को क्या करेगा, इंटरफेयर करने वाला है। मैकेनिज्म को क्या करेगा, इंटरफेयर करने वाला है, इंटरफेयर करने वाला है। ठीक है, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए तो कौन जिम्मेदार होता है, विटामिन सी जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ सॉरी आयरन एब्जॉर्प्शंस में अगर आप व्हाइट चॉक का इस्तेमाल करते हैं तो आयरन के एब्जॉर्प्शंस को ये इंटरफेयर करेगा। और ऑलरेडी लेडी किस चीज़ की है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की है। अब जब आयरन जो मेटाबॉलिज्म
होगा नहीं और एब्जॉर्प्शन होगा नहीं तो फिर आयरन का वैल्यू बढ़ेगा नहीं और ये क्लाइंट एनीमिक से रिकवरी होगी नहीं। इसलिए हमारे पास ऐसा हमारा स्टेटमेंट इस तरह से होना चाहिए कि क्लाइंट जो है वो व्हाइट चॉक खाना बंद करे, और वो बंद कब करेगा, जब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है। सेकेंड चीज आपको याद रखना है सेकेंड चीज आपको याद रखना है, विटामिन जो ए होता है, विटामिन जो ए होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, विटामिन ए रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज आयरन रिलीज। ठीक है। विटामिन ए जो होता है वो स्टोरेज जो आयरन होता है उसको रिलीज करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। तो स्टोरेज आयरन कहाँ स्टोरेज होता है, तो लीवर में होता है, स्प्लीन में होता है, लीवर में होता है, स्प्लीन में होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है। तो बोन मैरो, स्प्लीन और लीवर में जो आयरन आपका स्टोरेज हुआ है उस आयरन को रिलीज करने का काम किसका है, विटामिन ए जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। आयरन के बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए आप विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन में होता है। और अगर वाइट सॉक ये लेडी कंटिन्यू करती रही, खाती रही, तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंटरफेयर होगा, और आयरन की मैकेनिज्म अगर इंटरफेयर होती है तो जाहिर सी बात है इसकी डेफिशिएंसी कभी भी रिकवरी नहीं हो पाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए बेस्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा रहने वाला है, सी रहने वाला है। लास्ट ऑप्शंस में दो दो पॉइंट्स हैं, आयरन और B1, जो दोनों न्यूट्रिएंट्स हैं वो आयरन रिसेप्टर्स पे कंपटीशन करेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये ऐसा कभी नहीं होगा, ये ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे गलत है, जो कि मैकेनिज्म से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है। जो मैकेनिज्म हमें चाहिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, उस मैकेनिज्म से अकॉर्डिंग ये जो है ऑप्शन रिलेट नहीं करना है। डायरेक्ट आपके पास ऑब्जर्वेशन मतलब ऑप्शन लिखा हुआ है कि भाई आयरन एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करेगा, तो क्लियर है ये करता ही है। ठीक, ये मैकेनिज्म होती है इसकी। तो ये ऑप्शंस आपका सी यहाँ पे जो है वो क्लियर रहने वाला है। तो राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्चार्ज टीचिंग है फॉर क्लाइंट हु हैज टोटल गैस्ट्रेक्टोमी शुड इंक्लूड विच ऑफ फॉलोइंग। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जिस क्लाइंट की टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हो चुकी है उस क्लाइंट को आप किस इंस्ट्रक्शन पे रखेंगे, किस पैरामीटर पे रखेंगे, या फिर क्या करने वाले हैं। तो नीड फॉर क्लाइंट टू इंक्रीज फ्लूइड इंटेक 3000 ml पर डे। ठीक है। फॉलो अप विजिट 3 वीक्स फॉर मोर फर्स्ट 6 मंथ। B12 injection needed for rest for the client life, or need to eat 3 full meals with plenty of fibers per day। ठीक है। तो यहाँ देखिए टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हम किस केस में करते हैं। अगर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी अगर हो गई तो क्लाइंट किस केस में जाएगा, डंपिंग सिंड्रोम में जाएगा। किस में जाएगा, डंपिंग सिंड्रोम में चला जाएगा। फूड सीधा स्टोमक कंटेंट कहाँ जाएंगे, ड्यूडेनम में, और वो भी रैपिडली जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, एम्पिटिंग द फूड कंटेंट, एम्पिटिंग द फूड कंटेंट फ्रॉम स्टोमक टू ड्यूडेनम रैपिडली। ओके, ये आपको याद रखना। ठीक है। अब इस क्लाइंट को अगर आप फ्लूइड इंटेक कितना कर रहे हैं, 3000 ml पर डे कर रहे हैं, तो ये तो लिक्विड है। अगर आप देंगे तो भी क्या फर्क पड़ेगा, सीधा का सीधा यहाँ से जाएगा और ये डाउन की तरफ स्पीडली रैपिडली चला जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो यहाँ पे अपन इंक्रीज फ्लूइड इंटेक जो है वो नहीं करते हैं। इसके अलावा हम क्या ऑप्शंस रखेंगे यहाँ पे कि हम क्या स्टार्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, कि यहाँ पे डू नॉट प्रोवाइड एक्सेसिव फ्लूइड। ठीक है, एक्सेसिव फ्लूइड, क्योंकि वो रैपिडली ही क्या होगा, एम्प्टी होगा, तो कोई बेनिफिट उसका है नहीं। सेकंड चीज देखिए, 3 वीक्स में फर्स्ट 6 मंथ आपको फॉलो अप विजिट लेना है, तो लेना है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो प्रोटोकॉल फॉलो, या स्टैंडर्ड जो रिकमेंडेशन जो है वो नहीं, स्टैंडर्ड जो रिकमेंडेशन होनी चाहिए वो यहाँ पे मैच नहीं करती है। तो ये ऑप्शंस भी टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के लिए आप पेशेंट्स को रिकमेंड जो कर रहे हैं
ये ऑप्शन यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। हर चीज फोर लास्ट देखिए क्या बोल रहा है ये, नीड ईट 3 फुल मील्स, ठीक है। 3 फुल मील्स आपको हमेशा याद रखना है। डंपिंग सिंड्रोम वाले क्लाइंट को, डंपिंग सिंड्रोम वाले क्लाइंट को आपको याद रखना है, क्या अवॉइड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको हमेशा याद रखना है सिंपल शुगर, सिंपल शुगर, ठीक है, और मिल्क, ये प्रोडक्ट जो है वो डंपिंग सिंड्रोम को हमेशा अवॉइड करने चाहिए। देने क्या चाहिए, तो आपको याद रखना है ईट स्मॉल, स्मॉलर एंड मोर फ्रीक्वेंट, मोर फ्रीक्वेंट, एक तो ये डाइट देनी चाहिए। सेकंड आपको याद रखना है मोर प्रोटीन, मोर प्रोटीन एंड हेल्थी फैट देने चाहिए, हेल्थी फैट्स देने चाहिए, और मोर डाइटरी फाइबर देने चाहिए, मोर डाइटरी फाइबर डाइट जो है वो देने चाहिए। ये 3 चीज जो है, ये पैरामीटर्स जो डंपिंग सिंड्रोम के लिए ये आपको प्रोवाइड करना चाहिए, और ऊपर जो मैंने आपको बताया है ये जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब लास्ट ऑप्शन आपका बचता है सी, ठीक है। ये भी ऑप्शंस गलत हो गया क्योंकि हमें लार्ज बड़ी मील नहीं देनी, छोटी मील देनी। B12 इंजेक्शन नीडेड टू रेस्ट फॉर द क्लाइंट लाइफ, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। क्यों करेक्ट है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए B12 जो है साइनाकोबालामाइन, ठीक है, B12 जो है साइनाकोबालामाइन, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस फॉर DNA, ठीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है, DNA के लिए इंपॉर्टेंट है, फैटी एसिड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और माइलिन के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, माइलिन के लिए, इसलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके एब्जॉर्प्शंस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स की, किसके लिए, B12 के एब्जॉर्प्शंस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, इंट्रिंसिक फैक्टर की, ठीक है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर्स की बात करें तो ये खुद कैसा होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। और कहाँ से ये सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट होता है ये सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक पेराइटल सेल से, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स, ठीक है। गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स कहाँ पे होती है, स्टोमक लाइनिंग पे होती है, कहाँ पे होती है, स्टोमक लाइनिंग पे होती है, जो कि हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो है ये भी सीक्रेट करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सेकंड चीज, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे, आल्सो नोन एज, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको बोलते हैं हम ऑक्जेंटिक, ऑक्जेंटिक सेल्स के नाम से भी इसको जानते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स, ओके, ऑक्जेंटिक सेल्स के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जो और दूसरी चीज, एक और चीज, विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो टर्मिनल इलियम में होता है, टर्मिनल इलियम में जो है वो विटामिन B12 का जो है एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और इस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा टेस्ट है, सीलिंग टेस्ट करता है। कौन सा टेस्ट करता है, सीलिंग टेस्ट। अब आप मुझे ये बताइए, जिस क्लाइंट का टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हो चुका है, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हो चुका है, इसका मतलब है कि उसका पेराइटल जो पोर्शन है स्टोमक लाइनिंग का वो भी क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अब रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी है, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी जिस क्लाइंट का हो चुका है, जाहिर सी बात उसकी स्टोमक लाइनिंग भी रिमूव हो जाएगी, पेराइटल सेल्स वो जो है वो भी चली गई है। वो चली गई तो पैरा इंट्रिंसिक फैक्टर निकलेगा, नहीं निकलेगा, वो निकलेगा नहीं तो फिर B12 एब्जॉर्ब होगा, नहीं होगा। इसलिए क्लाइंट को B12 के इंजेक्शन जो है वो हमें होल लाइफ जो है क्लाइंट की, या रेस्ट ऑफ क्लाइंट लाइफ जब है, जब तक है तब तक हमें उसको B12 के इंजेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते रहने हैं। क्यों, क्योंकि यह फैटी एसिड्स, माइलिन और DNA के सिंथेसिस के लिए वो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, किसी भी तरह अगर आपसे पूछे आंसर वही रहने वाला है, ओके। तो राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, सी रहने वाला, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट रिपोर्ट द नर्व डॉट बुल्स आर प्रैक्टिकली नॉन स्टॉप and that the needs to
द क्लाइंट रिपोर्ट्स टू द नर्स दैट द वॉइस आर प्रैक्टिकली नॉन स्टॉप। ओके, एक क्लाइंट है जो नर्स को रिपोर्ट कर रहा है, कोई वॉइस है जो प्रैक्टिकली नॉन स्टॉप हो रही है उसके लिए, दैट द नीड्स टू लीव द हॉस्पिटल इमीडिएटली टू फाइंड हिज गर्लफ्रेंड एंड किल हर। यानी एक क्लाइंट है साइकेट्रिक यूनिट में जो नर्स को कह रहा है कि प्रैक्टिकली किसी की वॉइस जो है वो मेरे से नॉन स्टॉप है, नहीं हो रही है, इसलिए मुझे पहले इमीडिएटली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज चाहिए ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फाइंड कर सकूँ और उसको मार सकूँ। ठीक, द बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट बाय द नर्स एट दिस टाइम। तो यहाँ पे एज ए नर्स आपका बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स क्या रहने वाला है इस क्लाइंट के लिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आई अंडरस्टैंड दैट द वॉइस आर रियल टू यू। ये मैं समझ रही हूँ कि वॉइस जो है वो रियल है आपके लिए, बट आई वांट यू नो यू डोंट हियर देम, दे आर ए सिम्टम्स ऑफ योर इलनेस। बट आई वांट यू नो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई डोंट हियर देम, मैंने उसकी आवाज़ यहाँ पे नहीं सुनी है, ये सिर्फ सिम्टम्स है आपके इलनेस के। जस्ट डू नॉट पे अटेंशन टू द वॉइस। क्या आप ये कहने वाले हैं कि आपको वॉइस पे अटेंशन देनी ही नहीं है? दे विल गो अवे आफ्टर सम मेडिकेशन, कुछ मेडिसिन के बाद ये आवाज़ें जो है चली जाएगी, आप ऐसा कहने वाले हैं। यू कैन नॉट लीव हेयर, आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। दिस यूनिट इज लॉक्ड, डॉक्टर हैज नॉट ऑर्डर योर डिस्चार्ज। यूनिट जो है पूरा हॉस्पिटल जो है लॉक्ड है और डॉक्टर ने अभी तक आपका डिस्चार्ज नहीं ऑर्डर किया है। वी विल हैव टू पुट यू इन सेक्लूजन, हम आपको जेल में बंद या सेक्लूजन में बंद कर देंगे, रिस्ट्रेंट कर देंगे फॉर ए वाइल, यू कुड हर्ट समवन विद थॉट लाइक दैट। हो गया। तो यहाँ ऑप्शंस में डायरेक्टली क्लाइंट को सेक्लूजन और रिस्ट्रेंट में दिया जा रहा है, यहाँ पे उसको अपोज किया जा रहा है कि भाई आप जा नहीं सकते हैं, यूनिट लॉक्ड है, डॉक्टर्स का ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अटेंशन मत दीजिए, आपकी कुछ मेडिसिन के बाद ये सब ठीक हो जाएगा। या फिर क्लाइंट को ये कहने वाले हैं कि आपकी, मैं जो उसकी प्रॉब्लम है वो आप समझ पा रहे हैं कि भाई वॉइस है जो उसको सुनाई दे रही होगी लेकिन मुझे सुनाई दे नहीं रही है यहाँ पे, और ये आपके जो प्रॉब्लम आपको हो रही है उसका ये क्या है, सिम्टम्स है आपको जो फील हो रहा है। ओके, तो क्या ऑप्शन यहाँ पे आपको बेटर लग रहा है कि वर्बल बेस्ट रेस्पॉन्स रहने वाला है नर्स का जब कंडीशन ऐसी होगी, क्लाइंट जो है वो इस तरह से फेस कर रहा है कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन चलते हैं नीचे वाले ऑप्शंस को क्लियर करते हुए। ठीक है, तो नीचे वाले ऑप्शंस को देखें तो ये क्या चीज़ कह रहा है, इसका क्या रैशनल होगा। सो ये जो स्टेटमेंट है कि हम आपको साइक्लोजन और रिस्ट्रेंट में रख देंगे, तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसको दर्शाता है, थ्रेटनिंग को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है, थ्रेटनिंग को दर्शा रहा है। ठीक है, अब क्लाइंट ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना ही उसने यहाँ पे किसी को हर्ट किया है, ना वो शाउटिंग कर रहा है, बिल्डिंग नहीं कर रहा है, किसी को उसने हर्ट नहीं किया है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि क्लाइंट अगर आपने इस तरह से उसको रिएक्ट करते हैं आप, या वर्बलाइज स्टेटमेंट आप देते हैं, तो क्लाइंट किस में जाएगा, क्लाइंट समझेगा थ्रेट में, और क्लाइंट इसके बाद में अपना लॉस ऑफ कंट्रोल कर सकते, मतलब उसका जो कंट्रोल है वो कैसा हो सकता है, लॉस ऑफ कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और अगर क्लाइंट लॉस ऑफ कंट्रोल में जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन हो सकती है, क्योंकि नर्स जो है वो उसको उस समय कन्फ्रंट नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत। यू कैन नॉट लीव हेयर, आप यहाँ से जा नहीं सकते हैं, यूनिट लॉक्ड हो गई, डॉक्टर ने ऑर्डर नहीं दिया है। तो ये ऑप्शंस भी किसके लिए, थ्रेटनिंग क्रिएट कर रहा है, किसके लिए, क्लाइंट के लिए थ्रेटनिंग क्लियर कर रहा है। किसी भी क्लाइंट को इस तरह से आपको नहीं आंसर देना है, क्योंकि ये थ्रेटनिंग क्लियर कर रहा है, और इससे क्या है, क्लाइंट के अंदर जो है वो इसके अंदर क्या होगा, क्लाइंट के अंदर जो है वो पैरानोइड थॉट्स जो है वो डेवलप हो सकता है, पैरानोइड थॉट्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं। और पैरानोइड थॉट्स अगर उसमें डेवलप होते हैं तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे आपके सामने जो है वो वॉयलेंस बिहेवियर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। वॉयलेंस जो बिहेवियर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अगर इस तरह से आपका स्टेटमेंट रहा तो। थ्रेटनिंग वाले स्टेटमेंट तो आपको देने ही नहीं है जब तक क्लाइंट नॉर्मल है, क्लाइंट ने ना किसी को अभी तक हर्ट किया है, ना उसका कंट्रोल लॉस हो रहा है, वो जो प्रॉब्लम उसके साथ फेस हो रही है वो सिर्फ आपको जस्ट कह रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो यहाँ पे गलत हो गए। फिर देखिए, जस्ट डू नॉट पे अटेंशन टू द वॉइस, दे विल गो अवे आफ्टर सम मेडिसिन। तो ये देखिए ये किस चीज़ को बता रहा है,
ये चीज़ किस चीज़ को बता रहा है कि आपकी अटेंशन जो है वो क्लाइंट के वर्बल जो स्टेटमेंट है उस पर है ही नहीं। ठीक है, आपका जो स्टेटमेंट है यू डो नॉट पे अटेंशन ऑफ द वॉइस, आप ये पेशेंट को कह रहे हैं कि आप वॉइस पे अटेंशन मत दीजिए, लेकिन क्लाइंट का तो यही स्टेटमेंट है ना। तो इसका मतलब है कि आप क्लाइंट के वर्बल स्टेटमेंट पे क्या नहीं कर पा रहे हैं, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट का स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लाइंट का जो स्टेटमेंट है उस पर आपका रिएक्शन इस तरह से होना चाहिए कि पॉजिटिव हो, और जबकि या फिर थेरापेटिक हो। और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, नॉन थेरापेटिक रिएक्शन, नॉन थेरापेटिक स्टेटमेंट है आपका ये, नॉन थेरापेटिक रिएक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो स्टेटमेंट है। इस तरह से आप किसी भी पेशेंट को नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको जो फील हो रहा है वही आपको वो कह रहा पा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे गलत हो जाता है। अभी यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, देखिए आपने उसको कहा कि आप उसे फील कर पा रहे हैं कि उसको वॉइस आ रही है, इसका मतलब है कि आप उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि वो क्लाइंट इस तरह से है। फिर देखिए आपने उसको क्या कहा, बट आई वांट यू नो दैट, सॉरी बट आई वांट यू नो आई डोंट हियर दम दैम, यानी ये कह भी रही है कि यहाँ पे आसपास में वो नहीं है। इसका मतलब है कि क्लाइंट को वो रियलिटी के बारे में भी क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है। क्लाइंट को या पेशेंट्स को वो रियलिटी के बारे में भी इंडिकेट कर रही है और खुद एक्सपीरियंस भी कर पा रही है। ठीक है, और फिर वो स्टेटमेंट कह पा रही है कि भाई ये इलनेस से रिलेटेड आपका सिम्टम्स हो सकता है। तो ये ऑप्शंस जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल क्या जा रहा है, थेराप्यूटिक लेवल पे जा रहा है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है वो आप यूज कर सकते हैं फॉर द बेस्ट रेस्पॉन्स काउंटर ऑफ दिस क्लाइंट कंडीशंस। ठीक है, तो थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स में आपका राइट आंसर जो जाना है वो जाना है फर्स्ट ऑप्शन। ओके, बाकी सारे आपके कोई काम के ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अभी आपने डिप्रेशन का केस देखा था और ये फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है। द नर्स विल बी अलर्ट टू द मोस्ट पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट एसोसिएट विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दिस इज। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एमएओआईस जो ड्रग थेरेपी है एंटी डिप्रेसेंट वो किसी क्लाइंट को दी जा रही है, उसका आपको मोस्ट पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट बताना है। देख लीजिए, ओकुलोगायरिक क्राइसिस, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, टार्डिव डिस्काइनेशिया। क्या आंसर रहने वाला है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस इज द राइट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है। और कब रहता है ये, जब आप इसके साथ क्या ऐड कर देंगे, टायरामीन रिच डाइट, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी है आपको। टायरामीन रिच डाइट अगर आप MAOIS ड्रग थेरेपी के साथ ऐड कर देते हैं तो क्लाइंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस होना तय है। ये आपको याद रखना है, जिसकी मैंने आपको अभी DOC भी बताई थी, फेंटोलामाइन माइजलेट। ये आपको याद रखना है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके बाकी ऑप्शंस की, जैसे ओकुलोगायरिक क्राइसिस क्या होता है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या है, और टार्डिव डिस्काइनेशिया क्या है। तो देखिए ओकुलोगायरिक क्राइसिस की मैं बात करूं, ठीक है, ओकुलोगायरिक क्राइसिस की मैं बात करूं तो ये क्या है। अब देखिए ओकुलोगायरिक क्राइसिस क्या है, तो इसमें आपको याद रखना है ओकुलोगायरिक क्राइसिस क्या होता है, इनवॉलेंट्री ओकुलोगायरिक क्राइसिस क्या है, इनवॉलेंट्री अपवर्ड डेविएशंस ऑफ अपवर्ड डेविएशंस एंड फिक्सेशंस ऑफ आईबॉल, फिक्सेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल का इनवॉलेंट्री तरीके से अपवर्ड की तरफ डेविएट हो जाना और फिक्स हो जाना। ठीक है, ये किस कंडीशंस की वजह से होगा, तो ये आपको याद रखना है। या तो आपको ये देखने को मिल सकता है EPS में, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, एक्स्ट्रा ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में देखने को मिल सकता है, या फिर आपको देखने को मिल सकता है पोस्ट एनसिफेलाइटिक पार्किंसोनिज्म, पार्किंसोनिज्म। ठीक है, दोनों ही केस में आपको ये देखने को मिल सकता है ओकुलोगायरिक क्राइसिस, जिसमें जो आईबॉल होती है वो इनवॉलेंट्री अपवर्ड की तरफ डेविएट होकर फिक्स हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है।
हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मैंने आपको बता ही दिया है। अगर कोई भी क्लाइंट एमओएस अगर इस पे ड्रग थेरेपी जो कि एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है, जिसमें आइसोकार्बोक्सिड फेनालाजीन, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है, अगर ये क्लाइंट जो है वो बनाना, पपाया, रेड वाइन, बियर, मीट, कॉफ़ी, चेसूस, ठीक है, इस टाइप के जो टायरामिन रिच जो फूड्स होते हैं, अगर वो इंजेस्ट करते हैं तो क्लाइंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस होने का खतरा रहता है। और ये मोस्ट फैटल कॉम्प्लिकेशन है, जिसकी डीओसी मैंने आपको बता दी थी, फेंटोलामाइन माइजिलेट। इसकी डीओसी क्या है? फेंटोलामाइन माइजिलेट, फेंटोलामाइन माइजिलेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, बात करें ऑर्थोस्टिक हाइपोटेंशन की, तो इसमें आपको पता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 20 mHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कितना डाउन हो जाता है, 10 mmHg। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसकी टाइमिंग जो रहती है वो रहती है टाइमिंग ड्यूरेशन 5 से 10 मिनट। अब इसके रीजंस क्या होते हैं? या तो आप एंटी डिप्रेसेंट यूज कर रहे हैं तो भी आपको ये देखने को मिल सकता है, और दूसरा होता है रैपिड चेंज ऑफ पोजीशन, रैपिड चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, ये भी आपको याद, रैपिड चेंज ऑफ पोजीशन, क्लाइंट सुपाइन में एकदम से स्टैंड पोजीशन में चला जाए तो भी ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, और टार्डिव डिस्काइनेशिया, टार्डिव डिस्काइनेशिया किस में देखने को मिलेगा? आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में देखने को मिलता है। और टार्डिव डिस्काइनेशिया का मतलब क्या होता है? रिदमिक स्लो रिदमिक स्टीरियोटाइप स्लो रिदमिक स्टीरियोटाइप मसल्स मूवमेंट, मसल्स मूवमेंट, ये आपको याद, स्लो रिदमिक स्टीरियोटाइप मसल्स मूवमेंट जो है इसको हम कहते हैं टार्डिव डिस्काइनेशिया, जो कि आपको किस में देखने को मिलता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में देखने को मिलेगा। इसका फीचर सही है। ठीक है, तो क्वेश्चंस का आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ठीक, याद रखना। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक ए मेल क्लाइंट शेड्यूल टू हैव एंजियोग्राफी ऑफ हिज लेफ्ट लेग। ओके, एक क्लाइंट है मेल जिसको शेड्यूल किया गया एंजियोग्राफी के लिए ऑफ दिस लेफ्ट लेग के लिए। ठीक है, द नर्स नीड टू इंक्लूड विच ऑफ फॉलोइंग व्हेन प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर दिस प्रोसीजर। नर्स को नीड है तो इंक्लूड विच ऑफ फॉलोइंग व्हेन प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर दिस प्रोसीजर। एक क्लाइंट को एंजियोग्राफी के लिए बोला गया है लेफ्ट लेग के लिए, नर्स को प्रोसीजर से पहले, प्रिपेयर करने से पहले क्लाइंट को क्या स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या फिर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंजियोग्राफी करने के लिए। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, वैलिडेट दैट ही इज नॉट एलर्जिक टू आयोडीन एंड सेल्फिश। पहला ऑप्शन, instruct him to start active range of motion of his leg immediately following the procedure। एंजियोग्राफी होने के बाद उसको एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो उसी लेग की स्टार्ट कर देनी है आफ्टर सर्जरी या फिर आफ्टर प्रोसीजर। इन्फॉर्म हिम, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि हम उसको इन्फॉर्म करते हैं, ही विल नॉट बी एबल टू ईट आएगा, ईट ड्रिंक एनीथिंग फॉर 4 hours आफ्टर प्रोसीजर। आपको 4 घंटे तक कुछ नहीं लेना है, ना पीना है। इन्फॉर्म वाइटल साइन विल बी टेकन एवर 4 hours आफ्टर दिस प्रोसीजर। एंजियोग्राफी करने के बाद आपको 4 घंटे के बाद जो है वो वाइटल साइन लेने हैं, ऐसा आप इन्फॉर्म करने वाले हैं क्लाइंट को। अब आपको दिमाग सोच के लगाना है, क्लाइंट को क्या हो रहा है? एंजियोग्राफी। क्लाइंट को क्या हो रहा है? एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में आप सभी को पता है हम क्या यूज करते हैं? कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज करते हैं, जो कि किस में जाता है? आईवी में जाता है। और कॉन्ट्रास्ट मीडियम में यहाँ पे क्या यूज होने वाला है? आयोडीन। ठीक है, क्या यूज होना है? आयोडीन। अब क्लाइंट अगर किसी भी एंजियोग्राफी करने से पहले आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे बेस्ट रेस्पॉन्स आपका क्या ही आने वाला है? बेस्ट रेस्पॉन्स आपका यही आएगा कि सबसे पहले आपको प्रोसीजर करने से पहले क्लाइंट को ये पूछ लेना है, आपको ये वैलिडेट कर देना है कि क्लाइंट जो है वो आयोडीन या सेल्फिश से रिलेटेड उसको कोई भी एलर्जिक प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आपको याद रखना है। बेस्ट ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है? यहाँ पे ए रहेगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि प्रोसीजर से रिलेटेड क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आयोडीन देंगे। अब आयोडीन ये किस में दे रहे हैं? अपन आईवी लाइन में दे रहे हैं, तो इसलिए क्लाइंट को अपन सबसे पहले यही पूछ रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या है,
इंस्ट्रक्ट हिम टू स्टार्ट एक्टिव रेंज ऑफ मोशन ऑफ हिज लेग इमीडिएटली फॉलोइंग दिस प्रोसीजर। आपको याद रखना है कोई भी क्लाइंट, ठीक है, जिसको क्या हो रहा है, एंजियोग्राफी हुआ है, एंजियोग्राफी जिसको हुआ है, ठीक है, एंजियोग्राफी जिसको हुआ है, तो कैथेटर वाली जो साइट्स होती है, ठीक है, इस साइड को हम कैसा रखते हैं, इमोबिलाइज रखते हैं। ये आपको याद रखना है, कैसा रखते हैं, इमोबिलाइज रखते हैं। सेकंड चीज आपको याद रखना है, स्ट्रेट रखते हैं, ठीक है, और वो भी कब तक रखते हैं, 6 to 12 आवर्स जो है वो हम इस जो साइड्स है कैथेटर वाली जहाँ से आपने एंजियोग्राफी के लिए कॉन्ट्रास्ट मीडियम आईवी लाइन के थ्रू दिया है, इस साइड को हम इमोबिलाइज और स्ट्रेट रखते हैं 6 to 12 आवर्स। जबकि ऑप्शंस आपको क्या कह रहा है कि आपको क्या करवानी है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज जो है वो करवानी है फॉलोइंग दिस प्रोसीजर। ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है गलत। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इन्फॉर्म हिम that he will not be able eat and drink anything for 4 hours after the procedure। तो आपको याद रखना है कि एंजियोग्राफी में हम यूज क्या कर रहे हैं, आयोडीन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रास्ट मीडियम में, आयोडीन। आयोडीन कैसी होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। कैसी होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है। ये आपको याद रखना है, कैसी होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है आयोडीन, ठीक है। अब नेफ्रोटॉक्सिक होती है तो जाहिर सी बात है हमें क्लाइंट को कहना है कि आपको ड्रिंक जो है वो मोर अमाउंट में करना है, ठीक है, ड्रिंक जो है वो मोर अमाउंट में करना है, फ्लूइड जो है वो भी हमें क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है, ताकि आयोडीन जो है वो आयोडीन जो है वो क्या हो सके, एक्सक्रीट कर सके, किसके थ्रू, रीनल के थ्रू, ठीक है, एक्सक्रीट हो जाए, जिससे नेफ्रोटॉक्सिक्स वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो। तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे क्या हो गया आपका, इस ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शंस भी आपका यहाँ पे क्या है, रॉन्ग हो गया है। ये ऑप्शंस भी यहाँ पे क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया। ओके, अब बात कर लेते हैं वाइटल साइंस विल बी टेकन एवरी 4 आवर्स। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एंजियोग्राफी जो है इसका मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, हेमरेज। क्या है, हेमरेज, ठीक है, हेमरेज है। और हेमरेज में आपको याद रखना है वाइटल साइंस जो है वो हमें कब लेने चाहिए, एवरी 15 मिनट्स लेते रहना चाहिए। क्या आपको याद, एवरी 15 मिनट्स में हमें वाइटल साइंस जो है वो लेते रहने चाहिए, ना कि 4 घंटे बाद लेना है। ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। एंजियोग्राफी करने से पहले नर्स का एक ही जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहता है एक्शंस का या इंफॉर्मेशन का, वो ये रहता है कि उसको सबसे पहले जिस क्लाइंट को एंजियोग्राफी हो रहा है उसको पूछ लेना चाहिए कि आयोडीन या सल्फेट जैसी जो मटेरियल है उनसे उसको कोई एलर्जी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप उसको कॉन्ट्रास्ट जो डाई है वो इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो गया आपका करेक्ट। बाकी ऑप्शन यहाँ पे रिलेट ही नहीं कर रहे हैं तो वो ऑप्शन हो गए हैं गलत। आज के सेशंस का आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मुझे आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर एट ए सेशन एंड जो मैं हमेशा रखता हूँ वो क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन आपके पास है, फिजिशियन ने डिसाइड किया है प्रेस्क्राइब बोथ ए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ओके, दो जो इंसुलिन है वो फिजिशियन ने डिसाइड किए हैं देना है पेशेंट्स को। पहला ऑप्शन है शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा ऑप्शन है इंटरमीडिएट एक्टिंग। न्यूली डायग्नोस 8 साल का डायबिटिक क्लाइंट है, यानी बच्चा है 8 साल का जिस जो न्यूली डायग्नोस्ड हुआ है डायबिटीज से। एग्जाम्पल फॉर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपसे। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का कौन सा एग्जाम्पल है, नोवोलिन रेगुलर, हुमेलिन एनपीएच, लेंटे बीफ, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन। ठीक है, तो क्या आंसर इसका होने वाला है वो आपको मुझे देना है कमेंट्स में आंसर्स। ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट बात करें आज के सेशन से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहे। और क्लासेस जो है वो आपकी छोटी रही, उसके लिए थोड़ा सा रीज़न ये है कि थोड़ा अभी काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा क्लासेस जो है वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशंस में नहीं हो पा रही है। बट धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस जो हैं वो आपकी ये जो नॉट सेट बेस्ड वाले हैं ये लंबी रहें। और आज के सेशंस में जो ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लास्ट एंड में रखा है, इस क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर आप कमेंट सेक्शंस में रखिए। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टेलीग्राम पे जो क्विज सेशंस हैं जो डेली 9 बजे जो डिस्प्ले होता है वहाँ पे परफॉर्म भी करते हैं काफ़ी सारे जो एस्पायरेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप भी वेट मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए।
और वीकली जो आपका संडे जो हम क्विज सेशन है वो 100 एमसीक्यूज का रखते हैं, जिसमें आपके नोट्स है डीएसएसबी, आरआरबी और पीएसआईसी जिस तरह का प्रेडिक्शन रहा है उस तरह के मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है वो रखे जाएंगे, जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों क्वेश्चन आपको उस क्विज में मिलते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ क्लास सेशंस जो हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे, और नेक्स्ट सेशंस में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।